विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को उनके प्रारंभिक वक्तव्य हेतु यहाँ आमंत्रित करती हूँ। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय श्री विकास उपाध्याय जी, अन्य पूज्य सन्यासी वृंद, उपस्थित प्रतिभागियों, देवियों और सज्जनों, आज का यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है। यह कार्यक्रम संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित हो रहा है और यह कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों समानांतर रूप से चल रहे हैं। ऑनलाइन में देश के विभिन्न प्रांतों के प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और कुछ विदेशों के भी प्रतिभागी इसका लाभ उठा रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि आज के हमारे इस विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के सभी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नंबर 1 हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास की गंगा बहाई गई है वह अपने आप में अद्वितीय है। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है और ऐसे महत मुख्यमंत्री जी को हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम बहुत आह्लादित हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत से लोग पेपर में पढ़ते होंगे और मैं भी पढ़ता हूँ कि पेपर में छपा रहता है कि छत्तीसगढ़ के तेज तर्राट मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, तो तेज तर्राट तो वो हैं ही, स्पष्ट वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बिना लाग लकेट के वे अपनी बात को भी कहते हैं। पर इनके साथ इनका एक और गुण है, वह है उनकी गहन मानवीय संवेदनशीलता। आप जगह जगह पाएंगे वे अपनी गहरी मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि 60 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में फंसे हुए मूक बधिर बालक राहुल को निकालने के लिए इन्होंने जो तत्परता दिखाई और उनके कुशल क्षेम वापस आने के लिए जो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया, वह अपने आप में अद्वितीय है। पाँच 6 दिनों तक लगातार चले हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात लगातार वे उस बालक के कुशल क्षेम का समाचार पूछते रहे और बचाव दल के लोगों को निरंतर उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रेरित करते रहे और शासन की तरफ से सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान करते रहे। और इतना ही नहीं, जब वह बालक सुरक्षित निकल गया तो बालक से और परिवार से मिलने के लिए भी गए। तो ऐसी जो गहरी मानवीय संवेदनशीलता है वह उनमें है और यह एक व्यक्तित्व का बहुत उत्कृष्ट गुण है। और ऐसे भी आप पेपर में पढ़ते होंगे कि छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए पीड़ितों और प्रताड़ितों के दुख के तत्काल निवारण के लिए जो कार्य वे तत्काल करते हैं वह अपने आप में उनकी गहरी मानवीय संवेदनशीलता को बतलाता है। तो वे कुशल प्रशासक तो हैं ही और गहरी मानवीय संवेदनशीलता भी उसी में है
और ऐसे ही व्यक्तियों के लिए लक्ष्य करके महाकवि भवभूति ने एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तरा नाम चरितम को ही शक्तुम व्यगायहत। वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल लोकोत्तर व्यक्तियों के जीवन चरित्र को भला कौन समझ सकता है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी में इन्हीं गुणों की छाप दिखाई देती है। इनकी एक व्यक्तित्व की और विशेषता है जो हमारे लिए विशेष लाभदायी है। नंबर 1 मुख्यमंत्री तो है, विकास कार्य हो रहा है, उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। वे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रबल समर्थक हैं और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित हैं। रायपुर एरोड्रम का नाम जो विवेकानंद जी के नाम से हुआ, विधानसभा में पहला प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा रखा गया और वही प्रस्ताव आगे स्वीकृत होकर आगे बढ़ा और इस शुभ कार्य के रूप में परिणित हुआ कि रायपुर एरोड्रम का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से हो गया। तो इनमें इनकी प्रारंभिक और गहरी भूमिका है। स्वामी विवेकानंद रायपुर के जिस भवन में रहे थे उस भवन को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की भी घोषणा उन्होंने की है और वह भवन शासन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है और शीघ्र ही उसमें एक राष्ट्रीय स्मारक बनेगा। तो इस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार और प्रसार के लिए संकल्पित हैं और हमारे विवेकानंद विद्यापीठ परिवार की स्थापना से वे जुड़े हुए हैं और लगातार इसकी सेवा कर रहे हैं और इसकी सहायता कर रहे हैं। तो यह उनके व्यक्तित्व की विशेषता। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह जो आज का जो कार्यक्रम है वह आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित है। 15 अगस्त 1947 को इस देश में एक नव युग का अंतरण हुआ है। शताब्दियों की पराधीनता के पश्चात हमारा यह जो भारत देश है वह स्वतंत्र हुआ है और एक नवीन भारत के नवनिर्माण का पथ प्रशस्त हुआ है। तो इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम एक नवीन भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं और प्रयासरत हैं और हम आशा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद के भावना के अनुरूप हम लोग एक उनके स्वप्नों का भारत निर्माण करने में सक्षम होंगे। यह युवा सम्मेलन है और देश के विकास में युवकों की बड़ी भूमिका होती है। दुनिया के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं उन सब में युवकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात ही ले लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितने युवकों ने अपने प्राणों की बलि लगा दी और देश को स्वतंत्र बनाने में अपना सहयोग दिया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब देश के सभी बड़े बड़े नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे, उस समय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को युवकों ने ही संभाला था और पूरे देश में जाकर स्वतंत्रता की क्रांति की ज्वाला फैलाई थी और अपने त्याग, परिश्रम और कर्मठता के आधार पर उन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इन सब ने युवावस्था में ही देश का नेतृत्व संभाला था। और इस कहने का तात्पर्य यह कि युवा शक्ति देश के विकास में बहुत योगदान दे सकती है और भारत के लिए यह सबसे हर्ष और गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत में है और यदि इनको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के स्वप्न साकार होंगे और यह भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। स्वामी विवेकानंद तो युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। युवकों पर ही उनको विश्वास था। अमेरिका से पत्र में उन्होंने लिखा था कि तुम तथाकथित धनिकों पर भरोसा मत करो। युवकों को संबोधित करते हुए, उनके नशों में जोश का संचार करते हुए स्वामी जी ने लिखा था, इन तथाकथित धनिकों की चिंता मत करो, इनसे कोई सहायता की आश्रय मत लो। मुझे विश्वास है तुम युवकों पर जो विनीत, निरभिमानी और विश्वास परायणी है। दुखियों का दर्द समझो और उनकी सहायता का प्रयास करो।
आगे बढ़ो, प्रभु हमारे सेना नायक हैं, आगे बढ़ते जाओ, देखो मत कि कौन गिरा। सैकड़ों लोग इसमें खेत रहेंगे, सैकड़ों फिर से बढ़ जाएंगे। प्रभु हमारे सेना नायक हैं, मेरा विश्वास केवल तुम युवकों से है, तुम ही देश के भविष्य को संभाल सकते हो। तो इस प्रकार वे युवकों को प्रेरित करते रहे। और आधुनिक युग में जितने महापुरुष हुए हैं, राष्ट्र निर्माता मनुष्य हुए हैं, उन सब ने स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा पाई है। देखिए, उनके दलितों और अस्पृश्यों के प्रति अप्रतिम करुणा गांधी जी के हरिजन सेवा के माध्यम से प्रकट हुई। उनका आत्मविश्वास गांधी के चरखे का रूप धारण किया। उनके तकनीकी शिक्षा के प्रचार की अदम्य अभिलाषा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक औद्योगिक तीर्थों को साकार किया। उनका आध्यात्मिक संदेश महर्षि अरविंद के माध्यम से मुखरित हुआ। उनके देश की पराधीनता की बेड़ियों को काटने की प्रबल तमन्ना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया। इतना ही नहीं, पाश्चात्य दार्शनिक मैक्स मुलर उनसे अतिशय प्रभावित थे। साम्यवाद और समाजवाद के कल्याणकारी तत्वों के मूल स्वामी विवेकानंद के चिंतन में मिलता है। विज्ञान को सही दिशा निर्देश स्वामी विवेकानंद देते हैं। जीवन में शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या हो, यह स्वामी विवेकानंद हमें बतलाते हैं। वर्तमान युग में धर्म का स्वरूप समाज के लिए क्या हो, इसका आख्यान स्वामी विवेकानंद करते हैं। शिव भाव से जीव सेवा का आदर्श स्वामी विवेकानंद हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वे ही बतलाते हैं कि मनुष्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। नारी सशक्तिकरण के विकास की दिशा और दशा क्या हो, इसका निर्देश भी स्वामी विवेकानंद करते हैं। धर्म, दर्शन और साहित्य और संस्कृति किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका संकेत भी स्वामी विवेकानंद करते हैं। और इतना ही नहीं, यह देश हमारा देवता है, हमें इस राष्ट्र को एक देवता के रूप में उपासना करनी है। दूसरे सभी देवी देवताओं को आगामी 50 वर्षों के लिए भूल जाओ। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो, एकमात्र आराध्य हो। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम किस धर्म को मानते हो, तो तुम कहो कि मैं भारत धर्म को मानता हूँ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा उपास्य क्या है, तो तुम कहो कि मेरा उपास्य भारत देवी है। तो इस प्रकार राष्ट्र को देवता मानने का संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया। तो जीवन के सभी क्षेत्रों को स्वामी विवेकानंद ने प्रभावित किया है। और इसीलिए जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत सुंदर बात वे लिखते हैं। वे लिखते हैं कि अभिनव भारत को जो कुछ भी कहना था, वह स्वामी विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था, उसका स्पष्ट संकेत स्वामी विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वह सेतु है जिसमें प्राचीन और नवीन भारत प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, ये सब के सब एक साथ समाहित होते हैं। तो ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद का है। और आज के युग में युवकों के यदि कोई आदर्श हैं, तो स्वामी विवेकानंद ही हैं। उनके संदेशों को हम अपने जीवन में आचरित करेंगे तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, और न केवल राष्ट्र, यह जो विश्व है वह सुखमय होगा। और जो हमारे वैदिक ऋषियों की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, यह भावना स्वामी विवेकानंद के संदेशों को जीवन में साकार होने से हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष सुखमय हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति आभारी हूँ कि आप सब ने सुना। माननीय अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। वो रायपुर के ही हैं, बहुत प्रतिभाशाली छात्र शुरू से रहे हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम से उनका छात्र जीवन से संबंध रहा है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर उनका घर है। शांति नगर में पूर्व आश्रम का घर है। सवेरे 5 बजे की प्रेयर में आश्रम में वो आ जाते थे और प्रेयर के बाद फिर घर जाते थे, फिर NIT में पढ़ते थे, फिर 10:30 बजे फिर NIT में आते थे और फिर शाम को फिर आश्रम में रहते थे। तो ऐसा घनिष्ठ इनका संबंध रहा है।
और पूरे विश्व में ये भ्रमण करते हैं। धर्म, दर्शन और भारतीय संस्कृति का प्रचार न केवल भारत में, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। तो ऐसे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई दूसरा गर्व नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।